चलिए और अब बात करते हैं घड़ी घड़ी घमासान की। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के विरोध का अब नया तरीका सामने आया है। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारी अपने बच्चों को लेकर पहुंचे और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक और बच्चों के माता पिता हाथ में तख्तियां लेकर बैठे थे, तो दूसरी ओर बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। विरोध के इस अनोखे तरीके से प्रदर्शनकारियों ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों की मौजूदगी की वजह से बर्खास्तगी के मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया। जो भी एम्प्लॉयज थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसके वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट्स है वो ड्यू है। पिछले 6 दिन से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी बर्खास्तगी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन जो मैडम ऋतु खंडूरी जी हैं वो दिल्ली, बिहार, यूपी के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में रोजगार देकर उत्तराखंड के नौजवान और बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आप एक बार उत्तराखंड के जनमानस से ये पूछिए कि वो क्या इस लायक नहीं था कि वो आपके निजी स्टाफ में सम्मिलित हो सके। क्या उसके पास ये योग्यता थी कि वो आपके साथ सम्मिलित हो सकता था। तो यूपी नगर निकाय चुनाव का सस्पेंस बरकरार है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें 27 दिसंबर पर टिकी हैं। 20 दिसंबर से हाईकोर्ट लगातार आरक्षण मामले में सुनवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी मामला आरक्षण पर ही फंसा हुआ है। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट याचिकाकर्ता के तर्क के पक्ष में रहा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पॉलिटिकल बैकवर्ड रिजर्वेशन और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन को अलग अलग माना है। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सर्वे के पॉलिटिकल बैकवर्ड कौन है, ये कैसे तय होगा। अब माना जा रहा है कि आरक्षण मामले में हाईकोर्ट 27 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। रोटेशन 2017 का गलत हुआ था और 2012 के रोटेशन के आधार पर 2022 में आरक्षण दिया जाए। और दूसरा बिंदु ये था कि ट्रिपल टेस्ट चूंकि नहीं हुआ है, इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जाए। फैसला तो 27 को आएगा। बता दें कि 24 दिसंबर यानी आज से हाईकोर्ट में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी हाईकोर्ट ने नगर निकाय ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की। दरअसल 17 नगर निगमों और 761 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिनका कार्यकाल 7 जनवरी से 30 जनवरी तक समाप्त होने वाला है। कोर्ट में आरक्षण को लेकर लड़ाई है तो बाहर चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं, लेकिन उससे पहले ही निकाय के रण में राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों और मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया। सरकार मैनपुरी की हार से उभर नहीं पा रही है, इसलिए निकाय चुनाव से भाग रही है। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते हैं। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालांकि भाजपा का दावा है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव होंगे पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मामला भी कोर्ट में है, हम किसी को इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माननीय न्यायालय सभी पक्षों को सुन के जो भी उचित फैसला होगा उसकी देगा। चुनाव कब होंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन उससे पहले सपा और भाजपा में जंग छिड़ गई है। तो वहीं निकाय चुनाव में बसपा भी दमखम से उतरने का दावा कर रही है। चुनाव पूरी मजबूती लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। ये ऐसा चुनाव है जिसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरा दम लगा दिया है। और इधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में भी अपने फॉर्मूले से मायावती सबको हैरान कर सकती है। भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने में लगी है, तो मायावती दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिमों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिमों की वापसी के लिए बसपा में कई प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभियान के तहत मुस्लिमों को बसपा से जोड़ा जा रहा है। इमरान मसूद समेत कई मुस्लिम चेहरे को पार्टी से जोड़ा। इरफान मलिक को भी बसपा में शामिल किया। पूर्व विधायक इरशाद खान भी बसपा में शामिल हो चुके हैं और लोगों को जोड़ने के लिए बसपा जिला और पंचायत स्तर पर अभियान चलाएगी। यही नहीं, पिछड़ों को साथ लाने के लिए बसपा ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी है। यूपी में गडरिया पाल 3% हैं। नए अध्यक्ष भी अति पिछड़े वर्ग से ही हैं। बसपा थिंक टैंक का मानना है कि इससे पाल और अन्य अति पिछड़ा वर्ग वोटर में ज्यादा सेंधमारी हो सकेगी। नवंबर 2020 में बसपा ने मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी।
लेकिन अब निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। बसपा पश्चिम में मुसलमान और पूर्वी यूपी में अति पिछड़ों का समीकरण साधने में जुटी हुई है। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और पीएम मोदी को मुलाकात के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। लंबी और विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। अगर बात की तो सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहा है उनमें यह रहा है कि इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने में होना है 2023 में, उसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने G20 समिट जिस तरीके से होना है, उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में इसका आयोजन होना है, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया है। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी को सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में आने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने G20 की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन किया। यूपी के विकास कार्यों का अपडेट भी सीएम योगी ने दिया। चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में केस दर्ज हो गया है। मामला विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने का है, जिसे लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है और इसी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर MP MLA कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल नृपेंद्र पांडे ने विवादित टिप्पणी पर शिकायत की थी। रिपोर्ट दर्ज करने वाली अर्जी को MP MLA कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में विवादित टिप्पणी की थी। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस का इतिहास है। जितने भी महापुरुष हैं, वह महापुरुष अगर वो एक खानदान के हैं तब तो महापुरुष हैं, अन्यथा उनका अनादर करना। वैसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने का जो इनका प्रयास है, वह घोर निंदा करता हूं। इस मामले में अब कोर्ट शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के बयान को दर्ज करेगा, जिसके लिए कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख तय की है। गवाही दर्ज करने के बाद ही कोर्ट राहुल गांधी को सम्मन जारी करने के संबंध में फैसला करेगा। मथुरा की शाही ईदगाह का सर्वे कराने का आदेश जारी हुआ है। 20 जनवरी तक अमीन सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने को कहा। इसमें 4 प्रतिवादी हैं। इंटरनल जेवर कमेटी है, वक्फ बोर्ड लखनऊ है, श्री कृष्ण जन्मस्थल सोसाइटी और ट्रस्ट 4 लोग हैं। 4 लोगों के नोटिस तामील के ऑर्डर हैं, वो सब हमने तामील कर दी गई है। सब पे नोटिस जारी की गई है। पहला, पुराने समझौते की डिग्री को 0 किया जाए। 13.37 भूमि में अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोका जाए और यथास्थिति रखकर विवादित स्थल का सर्वे कोर्ट कमिश्नर से कराया जाए। इस मांग पर मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे कराकर 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। भारतीयता की जीत है, वहीं विदेशी आक्रांताओं जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ा, उनका कहीं न कहीं उनका वो बेनकाब हो रहे हैं, कहीं न कहीं उनका पराजय है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को सत्य का सामना करने की हिम्मत है, वो सर्वे का विरोध नहीं कर सकता। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नया और बड़ा प्लान तैयार किया गया। नए प्लान के तहत सुरक्षा के लिए 2 सर्किल चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत अब श्री राम जन्मभूमि परिसर से सटे क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 1 और उसके बाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 2 के रूप में पहचान दी गई है। अब इन क्षेत्रों के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं, जिसे लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। मंदिर के क्षेत्र में मकान होंगे, वह एक ही रंग में रंगे जाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के घरों को राम मंदिर के रंग में ही रंगने की प्लानिंग है। बिल्डिंगों की अधिकतम हाइट को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 15.5 मीटर और 7.5 मीटर में, ताकि जो उसमें सबसे डोमिनेंट स्ट्रक्चर हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी जो स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर इस फैसले की सराहना संत भी कर रहे हैं। अभी हम लोग की कुछ दिन पहले जानकारी हुई है, बहुत लोगों के साथ लाइसेंस भी परिवर्तन हुआ है
पहले कड़ी में। दूसरे कड़ी में ये तय हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है। इस परकोटे के भीतर परिक्रमा पथ होगा और दूसरे मंदिर भी होंगे, तो दूसरी तरफ 2 प्रतिबंधित क्षेत्र बनाकर पूरे परिसर को सुरक्षित। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।